वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के बारे में पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3। लेकिन थोड़ा सा मैं पार्ट नंबर आपके 2 को रिवाइज कराना चाहूंगी, जिसमें हमने पढ़ा था पांडुलिपियों को कैसे बनाया जाता था, कौन सी स्टेजेस से होके उसको गुजरना होता था, और पांडुलिपियों की रचना कहाँ, कैसे और क्यों की जाती थी, क्योंकि मुगल दरबार का एक मुख्य कार्य समझा गया उस समय। फिर आपने देखा था मुगल दरबार के इतिहास के चित्र, और इन चित्रों का उपयोग हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को जानने में किया है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पांडुलिपियों में रंगीन चित्र रचना के ऊपर उलेमा और जो दरबारी लोग थे उनके बीच में विवाद छिड़ गया। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि महत्वपूर्ण मुगल इतिहास कौन से लिखे गए, क्रॉनिकल्स दो दो के बारे में डिटेल स्टडी करी थी, अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई, जिसके 3 पार्ट थे। फिर पढ़ा हमने बादशाहनामा, जिसके लेखक थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जो शाहजहां के बारे में था। आज स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 9 का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तीसरा पार्ट है इसका। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मुगलों ने अपना इतिहास लिखवाने के लिए दरबार में बाकायदा इतिहासकारों को नियुक्त किया, दरबारी लेखकों को नियुक्त किया, और उन्होंने अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा लिखा। ऐसे ही जब भारत में औपनिवेशिक काल आया, कॉलोनलिज्म का पीरियड आया, जब अंग्रेज भारत आ गए, तो उन्होंने भी भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ काम किए। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस संस्था के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ये बच्चों आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से भी याद रखना होगा कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास की स्टडी कराने के लिए, उसको जानने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। दूसरा आप देख रहे हैं कि हेनरी बेवरेजेस, जो अकबरनामा का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अकबरनामा को फारसी से जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो बहुत लोग इसके बारे में, मुगल दरबार, मुगल शासक के बारे में जान पाए। बादशाह नामा के अभी कुछ ही पार्ट का ट्रांसलेशन हुआ है, अभी इसको ट्रांसलेशन का इंतजार है। अब है कि मुगल साम्राज्य एक आदर्श राज्य कहा गया, कि बड़ी आइडियल किंगडम थी, उसे एक दैवीय प्रकाश वाला राज्य कहा गया। यानी मुगलों को ये कहा गया कि जो मुगल बादशाह हैं, शासक हैं, उन्हें सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त है। आपने जब एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तब भी देखा होगा कि शासक हमेशा से ही अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हुए आए थे, ताकि जनता उनको ईश्वर के समकक्ष मान करके उनके आदेशों का पालन करे, और उनकी सत्ता मजबूती से कायम बनी रहे। ये जो मुगल थे, ये अपने आप को, वैसे तो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ये लोग अपने आप को तैमूरिया कहलवाना पसंद करते थे। लेकिन एक कहावत, वो एक कहानी थी कि मंगोल रानी थी अलान कुआ। ये अलान कुआ रानी जो थी, ऐसी माना जाता है कि सूर्य की किरण से उसको गर्भ धारण हुआ, और उसके जो संतान हुई उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव था। यानी जो सूर्य के गुण होते हैं, वो सूर्य की शक्ति उसके अंदर थी। इसी को लेकर के ये मुगलों ने भी एक दैवीय राज्य की स्थापना करने का जो प्रचार प्रसार शुरू किया। और अबुल फजल ने, जो अकबर का दरबारी था, अबुल फजल ने मुगलों के साम्राज्य को एक दैवीय राज्य के रूप में, इस नैरेटिव का प्रचार करना शुरू किया, इस विचार को फैलाना शुरू किया कि ये एक दैवीय राज्य है, जिसमें कहा गया कि राजा अपनी प्रजा का मार्गदर्शन का स्रोत है। और चित्रों में आप देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 233 देखेंगे, तो राजा के जो चित्र हैं, बादशाह का जो चित्र है, उसके चेहरे के, उसका जो फेस वाला हिस्सा है, उसके चारों तरफ एक प्रभा मंडल, ऑरा कहते हैं जिसको, जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के जो फेस होता है, उसके चारों तरफ एक गोला सा बना होता है प्रकाश का। तो ये प्रभा मंडल इन मुगल शासकों के चारों तरफ भी दिखाया जाने लगा। यानी कहने का मतलब था कि ये ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक हैं। प्रभामंडल को उन्होंने ईशा और वर्जिन,
मैरी के यूरोपीय चित्रों में भी देखा था, उसकी भी नकल करना शुरू किया। यानी इससे ये इन चित्रों के माध्यम से या अपने नैरेटिव के माध्यम से ये जनता को बताना चाहते थे कि मुगल साम्राज्य एक आदर्श राज्य है, एक दैवीय राज्य है, जिसे शक्ति परमात्मा या अल्लाह के द्वारा मिली हुई है। आगे समझेंगे इनकी सुलह कुल की नीति। सुलह कुल सबसे पहले समझिए आप, इस नीति को बनाने वाला या इस नीति का जो निर्माता कहेंगे वो अबुल फजल को कहा जाता है। कि अकबर को इस नीति की सलाह अबुल फजल ने दी थी, जिसका तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है सुलह कुल का? सुलह माने वही आप समझते हैं दोस्ती, सर्वत्र शांति, चारों तरफ शांति रहे, लोग आपस में सद्भाव से रहें और एकीकरण के साथ रहें, एकीकृत होकर के रहें। आज भी ये अगर कहा जाए तो भारत की सरकार की ये नीति है कि सब जगह शांति हो, सद्भाव हो, लोग एकता के साथ मिलजुल करके रहें। इस सुलह कुल की नीति ये अकबर के समय में शुरू की गई और इसका निर्माता था या इसकी सलाह देने वाला था अबुल फजल। अबुल फजल ने उसे प्रबुद्ध, इसको कहा है सुलह कुल की नीति के बारे में अबुल फजल कहता है कि ये प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है। यानी जो भी ऐसा शासन है जो कहना चाहिए सोच समझ करके चल रहा है, सब बातों का ध्यान रख रहा है, उसकी ये मेन पिलर है। इसे आदर्श राज्य नीतियों के रूप में लागू किया गया अकबर के समय। मुगलों के अधीन जो अभिजात वर्ग था, मनसबदार, आप लोगों ने पढ़ोगे आगे चल करके, मुगलों के अधीन जो अभिजात थे, अभिजात का मतलब है जो इंपीरियल ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े अधिकारी कह सकते हैं आप, राजे महाराजे कह सकते हो, में सभी तरह के लोग शामिल थे। तो इसीलिए सबको साथ लेना जरूरी था। यानी आप केवल कट्टर इस्लामिक नीति को अपनाते तो एकीकरण नहीं हो पाता, ना शांति स्थापित हो जाती, क्योंकि सभी जो बड़े-बड़े अधिकारी थे वो अधिकारी ईरानी, तुरानी, भारतीय मुसलमान, राजपूत सब थे, तो सबको साथ लेके चलना था, इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। अब इस नीति के तहत अकबर ने कुछ और स्टेप्स भी लिए। 1563 में आप देख रहे हैं तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में अगर आपको हिंदू या अन्य कोई तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो एक प्रकार का टैक्स मुगल साम्राज्य को चुकाना पड़ता था। उस तीर्थ यात्री को वो बंद कर दिया, क्योंकि वो ये सबके बीच में ये सद्भाव स्थापित करना चाहता था कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। आगे चल करके अकबर ने एक और अच्छा स्टेप लिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। इसको बच्चों जरा समझिएगा। जजिया का मतलब है एक धार्मिक कर, एक रिलीजियस टैक्स था जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था। जो साम्राज्य में जनता मुसलमान नहीं थी, उसको ये देना पड़ता था। इसके बदले में शासक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, लेकिन उसने ये भेदभाव पूर्ण, ये धार्मिक कर जजिया जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन आगे चल करके औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगा दिया। तो आपने देखा कि सुलह कुल की नीति के अंतर्गत देश में शांति, सद्भाव, एकीकरण अपने साम्राज्य में स्थापित करने के लिए अकबर के समय ये विभिन्न कदम उठाए गए। अब आगे समझेंगे कि सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता कहा गया कि जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ये भी अब अबुल फजल के अनुसार उसने बताया कि बादशाह प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। 4 सत्व मीन्स प्रजा की 4 चीजों की रक्षा करता है। जीवन यानी जन की, धन या माल की, तीसरी सम्मान या उसके नामस की, और चौथी है उसके विश्वास, उसके बिलीफ या उसके दीन की, यानी उसकी धर्म की रक्षा करता है। तो ये एक प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जनता के बीच में और बादशाह के बीच में। तो इसके बदले में जो जनता है उसको क्या करना है, उसने कहा कि राजा की आज्ञा पालन करनी है, उसके आदेशों को अनुसरण करना है, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेस में से जो हिस्सा मांगता है,
जो बादशाह वो हिस्सा आपको देना है। आपको पता है टैक्स के रूप में, गिफ्ट के रूप में या डिफरेंट टाइप से वो हिस्सा जनता शासक को देती थी, इसी से पूरा शासन का खर्चा चलता था। न्याय के विचारों को चित्रों के रूप में भी निरूपित किया गया, जो उस समय चित्र बने कि ये मुगल बादशाह जो हैं वो बड़े न्यायकारी हैं, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में 234 एंड 235 पेज का चित्र देखेंगे, तो उसमें दिया गया है कि कलाकारों ने जो चित्र बनाए हैं, उसमें शेर, बकरी और गाय इनका चित्रण किया है। ये एक प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है, ये दिखाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य है इन जानवरों के पीछे कि राज्य को क्षेत्र के रूप में दिखाना है। ऐसा क्षेत्र है राज्य जहां दुर्बल और सबल यानी शक्तिशाली व्यक्ति और एक निर्बल व्यक्ति सभी आपस में सद्भाव से रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शेर बकरी को खा जाएगा, हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ताकतवर कमजोर को दबा लेगा, ऐसा नहीं है। मुगल साम्राज्य में सभी तरह के लोग आपस में सद्भाव के साथ रहते हैं, ऐसा बताया गया है। ये ऐसा वर्णन बादशाह नामा के एक कलाकार, पयाग नाम का कलाकार है, जिसने 1640 में ये चित्र बनाया है। एक चित्र अगले पेज पे भी है 235 में, जिसमें आप देखेंगे अबुल हसन, जो उस समय का एक मशहूर चित्रकार था, उसने भी एक चित्र के माध्यम से इस तरीके के प्रतीकात्मक शेर बकरी गाय को दिखाया है, जिससे न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। और एक और बात बताऊं कि जहांगीर की वो सोने की जंजीर का भी उसने चित्रण किया है, जो न्याय की प्रतीक है। तो ये आपने समझा सुलह कुल की नीति और उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेनिटी, कि सभी की स्वतंत्रता है, सभी लोग सद्भाव से न्यायपूर्ण ढंग से रहेंगे। अब समझेंगे हम लोग कि मुगल राजधानियां और मुगल दरबार की स्थिति क्या थी। तो मुगलों की कोई पूरे टाइम 1526 से लेकर के 1707 के बीच में कहें तो एक कैपिटल नहीं रही। वैसे तो जो राजधानी होती है वो किसी भी साम्राज्य का हृदय स्थल है, हार्ट प्लेस है। आज भी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, वो हमारा हार्ट है इंडिया का। और यहीं पर उस समय राजधानी में जो बादशाह होता था उसका दरबार लगता था। तो पहले भारत में 1526 से पहले लोधी वंश था, और लोधी वंश की राजधानी हुआ करती थी आगरा। जब बाबर का अधिकार हुआ इसके ऊपर 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद, तो आगरा राजधानी बना ली। बाद में चल करके अकबर ने भी अपनी राजधानी आगरा रखी, और यहीं आगरा में उसने लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से एक किला बनवाया। ये बच्चों, मैंने जितने इंडिया में किले देखे हैं उनमें काफी बेहतर किला है, और आज भी काफी अच्छी स्थिति में है, जो आपको मुगल काल की अच्छी जानकारी देगा। तो कभी आपको मौका लगे तो आगरा का ये किला जरूर देख करके आइएगा। 1570 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। इस समय अकबर बादशाह था मुगल साम्राज्य का। 1570 में उसने फतेहपुर सीकरी, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, इसे अपनी राजधानी बना लिया। और ऐसा माना जाता है कि ये अजमेर के मुख्य मार्ग पर स्थित था, इसीलिए राजधानी का परिवर्तन किया गया। क्योंकि जो अकबर था वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर के वो माने जाते थे, बहुत बड़े सूफी संत, उनका बड़ा भक्त था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया गया। अगर कभी आप जाएं तो वहां बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा यानी बहुत ही बड़ा गेट है, और उस गेट की हाइट आई थिंक 176 फीट है। और अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद इस दरवाजे का निर्माण कराया था, गुजरात विजय की याद में। इसी के अंदर आंगन में जाएंगे तो आपको शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मिलेगा, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये भी एक सूफी संत थे। इन्हीं की दुआ से, इन्हीं के कहने से वो अजमेर गया था अकबर, और सलीम पुत्र पैदा हुआ था, इसलिए इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम भी उसने सलीम रख दिया था। तो पहले राजधानी रही आगरा, फिर हुई फतेहपुर सीकरी। अब तीसरी राजधानी चेंज हुआ 1584 में।
1584 में इन्होंने राजधानी बना ली लाहौर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है ये शहर। इस राजधानी के ट्रांसफर के पीछे कारण था कि हमेशा उत्तर पश्चिम की तरफ से खतरा रहता था। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही कोई ना कोई आक्रमण का एक खतरा था इनको। तो पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए 1584 में अपनी अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बना लिया। उसके बाद 1648 में जब बादशाह शाहजहां था, तो उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली और दिल्ली में अपनी राजधानी का नाम रखा उसने अपने नाम पर ही, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो आजकल हमारी पुरानी दिल्ली का इलाका है, जहां चांदनी चौक है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, वो वाला इलाका जो है वो शाहजहानाबाद हुआ करता था, जिसको बसाया शाहजहां ने 1648। तो बच्चों, आपने इस प्रकार इसमें देखा कि सबसे पहले मुगलों की राजधानी आगरा, उसके बाद नंबर 2 पे फतेहपुर सीकरी, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बनाई लाहौर और बाद में शाहजहां ने राजधानी को ट्रांसफर कर लिया दिल्ली, यानी शाहजहानाबाद। अब समझते हैं मुगलों के दरबार को, यानी मुगल कोर्ट में क्या होता था, मुगल कोर्ट कैसे सत्ता को चलाता था, वहां के क्या नियम कानून थे उसके बारे में। यानी आज हमारी सरकार की कार्यप्रणाली कैसे है, ऐसे ही मुगलों के दरबार की कार्यप्रणाली क्या कैसे थी उसको हम समझेंगे। तो इनका जो आपको पता है, मुगल साम्राज्य जो है वो शासक पर केंद्रित है, यानी राजा ही सेंटर में है, राजा हेड है इनका, वही समाज का हृदय है, उसी को समाज का हेड माना जाएगा। उसके छतरी अभी तक जो चला आ रहा था, जो कैनोपी होती है छतरी, वो राजतंत्र का प्रतीक मानी जाती थी। दरबार और मुगल सिंहासन जिस पर बादशाह बैठा करता था दरबार में, मुगल सिंहासन शक्ति का मूल आधार माने जाते थे कि ये सत्ता शक्ति के मूल आधार हैं। आपने अगर एक मुगल सिंहासन, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन के बारे में सुना होगा, जो शाहजहां का बहुत ही रत्न जड़ित सिंहासन था, जिसको तख्ते मुरस्सा कहा गया है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। आपने सुना, अगर जानते होंगे थोड़ा, तो कहते हैं कि 86 लाख रुपए के रत्न और बहुमूल्य पत्थर, 1 लाख तोला सोना और जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी, ऐसी बहुत ही कीमती चीजों से उसका निर्माण किया गया था। तो मुगल सिंहासन और मुगल दरबार उनकी शक्ति का मूल आधार थे, यानी उसके द्वारा वो अपने वैभव, सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। बादशाह के सिंहासन पर बैठने के बाद, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, बैठने के बाद ये नियम था कि अब कोई उठेगा नहीं दरबार से और ना कोई दरबार से बाहर जाएगा। कोई बहुत विशेष इमरजेंसी होती थी, ऐसी स्थिति में विशेष परमिशन लेकर के बाहर जा सकता था, अन्यथा एक डेकोरम मेंटेन था। जैसे आपकी क्लास का होता है कि टीचर अंदर आ गया, उसके बाद आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इसी तरह का नियम मुगल दरबार में भी था। दरबार में अब यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि दरबार में जो बैठने की व्यवस्था थी, कुछ बादशाह के पास होते थे, कुछ बादशाह से दूर होते थे। तो कैसे, किस हिसाब से बिठाया जाता था, तो इसमें हैसियत के हिसाब से, जिसकी जैसी रैंक था, जैसा पद था, उसके हिसाब से उनको बैठने की व्यवस्था की जाती थी। यानी बादशाह के जो जितना पास है, उसकी रैंक उतनी ज्यादा ऊंची है। दरबार में एक और प्रथा थी, कॉर्निश प्रथा। इसको थोड़ा समझिएगा कि कॉर्निश की प्रथा थी, और इस कॉर्निश की प्रथा यानी एक तरह का औपचारिक रूप से अभिवादन करना, यानी दरबार में अगर आप आए हैं तो कैसे शासक के समक्ष आप किस प्रकार से एक, जैसे हम लोग मिलते हैं तो आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसी तरीके से वहां दरबार में जब आप उपस्थित होंगे तो किस प्रकार से अभिवादन करेंगे। तो कॉर्निश एक तरीका था अभिवादन करने का, जिसमें क्या करता था कि दरबारी दाएं हाथ की तलहटी से अपने माथे को, फॉरहेड को रखकर आगे सिर झुकाता था, और जो इस बात का प्रतीक था कि वह व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने मन से और अपने हृदय से झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में उपस्थित है। यानी अभिवादन का तरीका भी ये प्रकट करता है कि आप बादशाह को
अपना शासक स्वीकार करते हैं और उसके प्रति आप लॉयल हैं या उसकी सत्ता को स्वीकृति देते हैं, इस तरीके से। अब आगे देखेंगे अभिवादन के कुछ खास तरीके चला करते थे, जो व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार अभिवादन करना होता था। तो आप 3 तरीके यहाँ देख रहे हैं, एक सिजदा सिस्टम, इसको चलाने वाला वैसे बलबन था सल्तनत काल का, दूसरा है 4 तस्लीम और तीसरा है जमी बोशी। सिजदा में दंडवत प्रणाम किया जाता था, पूरा लेट करके बादशाह के आगे प्रणाम करना। दूसरा था 4 तस्लीम। 4 तस्लीम के अंदर ये शाहजहां के समय ये काफी प्रचलित था। 4 तस्लीम एक व्यवस्था थी जिसमें बादशाह के समक्ष जो तरीका था आत्मनिवेदन का, उसमें हाथ को जमीन पर रखते थे, फिर तलहटी को ऊपर, अपनी हथेली को ऊपर की ओर होती थी, हाथ को धीरे-धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था और हथेली को सिर के ऊपर रखता था। इस तरीके से वो 4 बार करता था। इसको शाहजहां के समय 4 तस्लीम कहा गया और तस्लीम का मतलब ही बच्चों होता है आत्मनिवेदन करना। यानी 4 बार किया जाता था ये, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 4 तस्लीम। नेक्स्ट है जमीबोशी। जमीबोशी का मतलब होता है जमीन को चूमना, यानी जमीन को चूम करके बादशाह के सामने प्रणाम करने के सिस्टम थे। अभिवादन के ये जो तरीके अपनाए गए, ये एक तरह से व्यक्ति के पदानुक्रम, उसकी हैसियत, इसको बताते थे और एक तरीके से ये दरबार में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते थे। अब आप देख रहे हैं कि मुगल दरबार में राजदूतों के लिए नियम, तो अगर कोई बाहर से एम्बेसडर आएगा, कोई राजदूत आता है, तो उसको भी अभिवादन के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन जो जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा ने एक अपना दूत भेजा जहांगीर के दरबार में, टॉमस रो, ये पहला यूरोपीय है जो मुगलों के दरबार में आया। इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला इंग्लैंड का राजदूत। अभिवादन का उसने तरीका नहीं अपनाया और कुर्सी मांगी बैठने के लिए, तो दरबार के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बंदा है। उसने उस दरबार का जो डेकोरम था, जो नियम थे, उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद देखेंगे कि उनके दरबार में एक प्रथा थी झरोखा दर्शन की। झरोखा दर्शन में बादशाह अपने सूर्योदय के समय से, जो अपनी सुबह की धार्मिक क्रिया वगैरह करने के बाद, पूरब की ओर मुख करके, एक बालकनी हुआ करती थी उनके यहाँ जहाँ राजा का महल होता था, बालकनी में आकर के सुबह-सुबह लोगों को झरोखे में आकर, झरोखा यानी एक छोटी-सी बालकनी में आकर के, छज्जे पे आकर के दर्शन देता था और इसका उद्देश्य था, और इस दर्शन को करने के लिए तमाम तरह के लोग आते थे, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बच्चे, औरतें, और बादशाह की एक झलक पाने का घंटों इंतजार करते थे और ऐसा मानते थे कि अगर बादशाह की झलक मिल जाएगी तो उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस झरोखा दर्शन के पीछे क्या लॉजिक था? ये जो बादशाह थे मुगल, ये वो मानते थे कि इससे जन विश्वास बढ़ेगा और शाही सत्ता को लोग स्वीकृति प्रदान करेंगे, यानी और ज्यादा विश्वास के साथ मुगल बादशाहों का वो समर्थन करेंगे। तो इस प्रकार से ये झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू हुई। इसमें एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि इस प्रथा को शुरू करने वाला था अकबर। उसके बाद दीवाने आम और दीवाने खास, 2 दरबार में जगह होती थी, जहाँ पर दीवाने आम में वो पब्लिक हॉल में अपने झरोखा दर्शन के 1 घंटे बाद आता था और अधिकारी यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, आम जनता से मिलता था। दीवाने खास में 2 घंटे बाद पहुंचता था बादशाह, यहाँ पर निजी सभाएं होती थीं और जो गोपनीय मुद्दे हैं, कॉन्फिडेंशियल मुद्दे हैं, जो खास अधिकारी हैं, उनके साथ जो राजा था, बादशाह था, वो सलाह मशवरा करता था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारा ये पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पार्ट 4 में। ओके।